गुड आफ्टरनून। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे क्लास 12 का, जिसमें हमने आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम था आव्यूह वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। जितने भी उसमें क्वेश्चन बनते थे, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे, वो सारे हमने आपको उसमें पूरे करा दिए हैं। यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा टाइप हमने उसमें आव्यूह में आपको करा दिया। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्या क्या उसमें पूछा जाता है, कितने सवाल कहाँ से बनते हैं, कौन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कहाँ किस विधि से इन्वर्स निकाला जाता है, सारी विधि के बारे में हमने आपको उसमें बता दिया था। यानी वो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था और उस चैप्टर से लगभग 10 से 15 नंबर का पेपर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक था। उसके बाद आज हम नई शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सारणिक। जिसका नाम है सारणिक। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिटर्मिनेंट्स और हिंदी में कहते हैं इसको सारणिक। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वाले चैप्टर से भी 10 से 15 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। ये दोनों इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए, कम से कम 20 से 25 नंबर के बीच इन दोनों सब्जेक्ट से लेकर आएगा। इतने महत्वपूर्ण दोनों भी टॉपिक है, इसलिए मैं इन दोनों चैप्टरों को पहले करा रहा हूँ, जिससे कि आप इनकी तैयारी पहले से ही बेटर करके रखें। और जिसने भी अभी तक वे पिछली वीडियो नहीं देखे, उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनसे वे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सारणिक की परिभाषा क्या होता है। सारणिक चैप्टर का नाम है हमारा सारणिक। और होता क्या है सारणिक? प्रत्येक वर्ग आव्यूह का एक व्यंजक या एक संख्या से संबंध किया जा सकता है। इस व्यंजक या संख्या को आव्यूह का सारणिक कहते हैं। हमने आपको एक वर्ग आव्यूह बताया था, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूँगा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? तो वर्ग आव्यूह कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वही क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो हमने आपको बताया था कि किसी वर्ग आव्यूह को अगर हम कोई भी हमारे पास वर्ग आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह को अगर हम इस वाले सिंबल में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है? सारणिक बन जाता है। क्या बन जाता है? सारणिक बन जाता है। यानी इस वाले सिंबल को हमें कौन से सिंबल में कन्वर्ट करना है? इस वाले सिंबल में कन्वर्ट करना है। और वो क्या होना चाहिए? एक हमेशा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह का मीनिंग है कि उसमें जितनी पंक्ति है उतनी ही क्या होने चाहिए? स्तंभ होने चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। परिभाषा वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सारणिक किसे कहते हैं। किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक को, यानी कोई भी वर्ग आव्यूह होगा उसके सारणिक को हम किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं शॉर्ट में, और या ये वाला सिंबल हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वर्ग आव्यूह के सारणिक बनाने के लिए। यानी हमें कोई आव्यूह ए दे रखा होगा, अगर उमेश का सारणिक बनाना है तो इन सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बातें नोट करके लिखी गई है जो आपको पता होना चाहिए सारणिक के लिए। नोट नंबर 1, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है। हमेशा सारणिक किसका बनेगा? वर्ग आव्यूह का ही बनेगा। यानी जिसमें जितनी पंक्ति होगी उतने ही क्या होने चाहिए? कॉलम होने चाहिए। अगर 2 पंक्ति है तो 2 कॉलम, 3 पंक्ति है तो 3 कॉलम, 4 पंक्ति है तो 4 कॉलम, n पंक्ति है तो n कॉलम होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? सारणिक कहलाएगा। ठीक है। सारणिक में अवयवों की क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, जिन्हें हम R1, R2, Rn से प्रदर्शित करते हैं।
सारणिक में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं, जिन्हें हम C1 C2 C3 Cn से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए एक आपको सारणिक बना के दिखा रखा है, जैसे हमारी ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इस तरह से यहाँ पर ये हमारी Rn है। तो ये एक क्षैतिज पंक्ति है जो इस तरह से है, ये हमारी क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी, यानी पंक्ति कहलाएगी। और जो ये इस तरह से ऊर्ध्वाधर है, हमारी ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ है, ये क्या कहलाएंगे, हमारे कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरह से Cn कॉलम हो सकते हैं। और जो इनके अंदर ये तत्व हो गए, ये वही कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे, यानी पहली रो का पहला तत्व, पहली रो का दूसरा तत्व, पहली रो का j तत्व, पहली रो का nवा तत्व, जो भी जहाँ तक भी हमारी पंक्ति या जो जारी होगी वहाँ तक हम इसको मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या होता है, सारणिक होता है। सारणिक का सिंबल ये होता है, या हम डिटर्मिनेंट a लिखते हैं या फिर हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं सारणिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से ये हमारी पंक्तियाँ होती है और ऊर्ध्वाधर ये हमारी स्तंभ होते हैं। और हमेशा सारणिक क्या होगा, एक हमेशा वर्ग अवयव का ही सारणिक बनेगा। तो ये सामान्य जानी थी। तो फिर लिखा हुआ है कि एक n कोटि के सारणिक में n पंक्ति व n स्तंभ होते हैं। n का मीनिंग है कि अगर 2 पंक्ति हैं तो 2 ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। ठीक है, इसका मीनिंग कहने का यहाँ पर ये है। अब हमारा आता है कि सारणिक को सोल्व कैसे किया जाता है, यानी सारणिक को हल करना। इसको हम बोलते हैं प्रसार द्वारा। क्वेश्चन ऐसा आता है, प्रसार द्वारा सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाऊंगा और बेसिक से चीज़ें समझते समझते आप एडवांस की तरफ चलेंगे, और जो हम स्टेप अब यूज कर रहे हैं और आगे जाते जाते ये स्टेप करना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। और सारणिक में जितनी जीरो होती है उतना ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। जीरो सारणिक के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमें ये सारणिक दिया हुआ है, डेल्टा बराबर 3 0 5 1 7 -2 2 9 4। सारणिक का हमें मान बताना है कि सारणिक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी के भी सापेक्ष हम उसका प्रसार करते हैं। किसी के सापेक्ष मीनिंग है कि हम या तो हम रो के सापेक्ष प्रसार करेंगे या हम कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे। आप कोई भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, उससे हमारा मान सारणिक का वही आएगा। आप C3 से भी प्रसार कर सकते हो, C1 से, C2 से, या R1 से, R2 से, R3 से, कहीं से भी आप प्रसार कर सकते हो। किसका, सारणिक का। हमारा मान प्रत्येक स्थिति से समान ही आएगा। क्या होता है ये, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर मीनिंग होता है कि हमें फर्स्ट रो को तो हमेशा के लिए ढकना ही है। उसके बाद हमें पहले फर्स्ट कॉलम को ढकना है। जब हम फर्स्ट कॉलम को अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हमें सेकंड कॉलम ढकना है, उसके बाद हमें थर्ड कॉलम ढकना है। और हमेशा फर्स्ट रो क्या रहेगी, ढकी रहेगी, यानी हाइड रहेगी हमेशा। तो इसको बोलते हैं हम R1 के सापेक्ष क्या करना, विस्तार करना। अगर हमें कहे कि C1 के सापेक्ष विस्तार करो तो हम यहाँ पर हमारा क्या होगा, C1 ढका रहेगा हमेशा के लिए और R1 चेंज होगा, फिर R2, फिर R3। देखते हैं, तो मैं आपको R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करके दिखाता हूँ कि R1 के सापेक्ष कैसे विस्तार किया जाता है। तो हमेशा आप यही वाला मैटर फॉलो करना जो मैं आपको करा रहा हूँ। R1 से ही अधिकतर प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। ज़्यादा मेथड में सीखोगे तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मुझे R1 के सापेक्ष विस्तार करना है दिए हुए सारणिक का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारा R1 का पहला तत्व होगा उसको हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो 3 है, 3 हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद जो बचेगा उसका एक सब सारणिक बना लेंगे। तो क्या क्या बचा हुआ है, 7 -2 9 और 4 ये बचा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद
फर्स्ट रो का दूसरा तत्व को लिखना है, जो भी होगा वहाँ पर शून्य है तो हमने शून्य ही लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट रो को हाइड करना है और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। फर्स्ट रो को हाइड करना है और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। अब जो बचेंगे उनको एक उप सारणिक में लिख लेंगे। जो ये इस सारणिक से छोटी सारणिक जो बनती है उसको हम उप सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप सारणिक बोलते हैं। तो क्या बचा? 1, 2, -2 और 4, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद फर्स्ट रो का लास्ट तत्व जो भी होगा वो वाला तत्व लिखेंगे। 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट रो को ढकेंगे और थर्ड कॉलम को ढक लेंगे। अब जो बचेगा हमारे पास 1, 7, 2 और 9, उनको हम एक उसका उपसारणिक बना लेंगे। अब हमें इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका अब यहाँ से देखना, 3 एज इट इज। अब हमें इस सारणिक को सोल्व करना है। तो ये सारणिक कैसे सोल्व होगी कि 7 की मल्टीप्लाई 4 में माइनस का चिन्ह लगा के 9 की मल्टीप्लाई -2 में, इसी तरह से यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 4 में माइनस का चिन्ह लगा के 2 की मल्टीप्लाई -2 में, फिर इसी तरह से 1 की मल्टीप्लाई 9 में माइनस का चिन्ह लगाकर 2 की मल्टीप्लाई 7 में। हमने कर रखी है, देखो 7 की गुना 4 में करी, माइनस का चिन्ह लगाया, 9 की गुना -2 में करी, फिर -0, ये तो एज इट इज रहेगा। अब 1 की गुना 4 में करी, माइनस का चिन्ह लगाया, 2 की गुना -2 में करी, फिर +5 एज इट इज रहेगा। 1 की गुना 9 में करी, माइनस का चिन्ह लगा के 2 की गुना 7 में करी। तो इस तरह से हमें क्या करना है? सोल्व करना है। लेकिन ये अभी मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप सोल्व करना सिखा रहा हूँ। लेकिन जब हम बहुत सारे क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे तो ये बहुत सारे स्टेप यहाँ से मिस करना भी सीखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट सारणिक का मान एक ही लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। ये भी मैं आपको एक एक स्टेप कर कर समझा रहा हूँ। अब सोल्व कर लेंगे। 7 चौक 28, 9 दूनी 18, माइनस और माइनस प्लस के 18, 0 एज इट इज, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, प्लस के 5 एज इट इज, 9 एकम 9 और 7 दूनी 14, 18, 28 और 18 46, माइनस 4 और 4 8, 14 में से 9 गए, माइनस के 5। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 168, 38, 0 की 8 में करेंगे 0, 5 की 5 में करेंगे माइनस के 25। सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 113। तो यही हमारा क्या है? सारणिक का मान है। तो इस तरह से सारणिक को हल किया जाता है, सारणिक का मान निकाला जाता है। वैसे हमने आपको ये अवयव वाले चैप्टर में भी बता रखा है कि कैसे हम सारणिक का मान निकालते हैं। सेम वही मेथड है जो हमने अवयव में बताया था, सारणिक का मान निकालना। जब हम क्या निकाल रहे थे? चेक कर रहे थे कि अवयव क्या है, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय, वहाँ पर हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इस तरह से। ये हमारा आंसर आ जाता है, डेल्टा का मान यानी सारणिक का मान आ जाता है 113। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी पर आधारित मैंने आपको एक होमवर्क के लिए उदाहरण दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना है अपना क्वेश्चन और अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। कमेंट बॉक्स में सभी अपना आंसर का इसको सोल्व करके अपना आंसर जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और अभी तक जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें पहले से ही मिल जाए। और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपको वीडियो पढ़ाने के लिए, कि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हम आपको और अच्छे से वीडियो बना कर दें। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।